नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामेश्वरम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं मुकेश लोचबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे संघर्षकालीन भारत की। 10th क्लास के अध्याय जो दूसरा अध्याय दे रखा है संघर्षकालीन भारत, उसकी बात कर रहे थे। और उसमें हम पढ़ रहे थे एक बिंदु दिल्ली सल्तनत, जिसमें 5 वंशों ने शासन किया था। और दिल्ली सल्तनत के 2 वंश हम पढ़ चुके थे। पहला वंश था गुलाम वंश, दूसरा वंश खिलजी वंश। ये 2 वंश हमें पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरा वंश। दिल्ली सल्तनत का जो तीसरा वंश था, उस वंश का नाम था तुगलक वंश। समय की मैं बात करूं तो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक, 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक भारत में जिस वंश ने शासन किया था वो वंश था तुगलक वंश। कल हम बात कर रहे थे खिलजी वंश का अंतिम शासक था खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह नाम का अंतिम शासक था। इसकी हत्या करके शासक बना था गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। तो आज हम बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक की। तुगलक वंश में तो खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह की हत्या करके तुगलक वंश की नींव रखी थी गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक ने। तो 1320 ईस्वी में शासक बन गया गयासुद्दीन तुगलक। और मृत्यु है वो होती है इसकी 1325 ईस्वी में। 1320 से 1325 तक जो भारत का शासक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक का एक पुत्र था जिसका नाम था जूना खां या जूना खां। इस पुत्र को गयासुद्दीन तुगलक ने कई सैन्य अभियान पर भेजा था। सेना लेकर भेजा था कई क्षेत्रों को जीतने के लिए। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जूना खां को भेजा था दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में जगह तेलंगाना का शासक था राजा प्रताप रुद्रदेव। तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जूना खां को भेजा था। जूना गया था वारंगल और इस क्षेत्र को जीता गया था जूना खां के द्वारा। इसके अलावा मैं बात करूं तो गयासुद्दीन तुगलक ने जाजनगर जगह है उड़ीसा, इस स्थान पर भी अपने पुत्र को भेजा था। अपने पुत्र को विद्रोह दबाने के लिए जाजनगर नामक स्थान पर भेजा था। और गयासुद्दीन तुगलक का जो अंतिम अभियान जो भेजा गया था अपने पुत्र के नेतृत्व में, वो जगह थी बंगाल नामक स्थान पर भेजा गया था। और बंगाल में विद्रोह को दबाया गया था, या बंगाल में जो क्षेत्र था उसको अधीन किया गया था जूना खां के द्वारा। तो बंगाल जीतने के उपलक्ष्य में दिल्ली के अंदर एक जश्न मनाया गया था, एक जश्न समारोह रखा गया था। उसी समारोह में दिल्ली के समीप एक जगह है तुगलकाबाद। दिल्ली के समीप तुगलकाबाद में लकड़ी का मकान गिर जाने से गयासुद्दीन तुगलक की हो जाती है मृत्यु। तो हमने तुगलक वंश में पहला शासक पढ़ा है, वो है गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। इसने खुसरो शाह की हत्या करके दिल्ली में तुगलक वंश की नींव रखी थी। 1320 में यह शासक बना था, 1325 में इसकी होती है मृत्यु। इसने अपने पुत्र जूना खां को सैन्य अभियान के लिए पहले तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ वारंगल भेजा था। इसके बाद जाजनगर उड़ीसा भेजा गया था अपने पुत्र को। और अंतिम जो इसका अभियान था बंगाल,
तो जूना खां इसका पुत्र बंगाल को जीता है, तो इसका जश्न मनाया गया था दिल्ली के समीप तुगलकाबाद में, और तुगलकाबाद में लकड़ी का मकान गिर जाने से गयासुद्दीन तुगलक की हो जाती है मृत्यु। तो ये हो गया तुगलक वंश का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक के बाद इसका जिसका नाम था जूना खां, वो शासक बनता है। अब हम बात करेंगे जूना खां की, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बनता है। तुगलक वंश का दूसरा शासक, तुगलक वंश का दूसरा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। अभी हमने बात की 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक, 1325 से 1351 तक जो भारत का शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, जो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, जिसका वास्तविक नाम जूना खां था। जोना खां या जूना खां बोलते, वास्तविक नाम है जूना खां था। आगे मैं बात करूं मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक को अन्य भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसे बोला जाता है विरोधाभासों का मिश्रण, रक्त पिपासु, रक्त का प्यासा, यानी रक्त पिपासु का मतलब हो गया रक्त का प्यासा। इन नामों से भी जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था वो 23 प्रांतों में बटा हुआ था बर्नी के अनुसार, इतिहासकार बर्नी के अनुसार। इतिहासकार बर्नी के अनुसार इसका साम्राज्य है वो कितने प्रांतों में बटा हुआ था? 23 प्रांतों में इसका साम्राज्य बटा हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक का। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसके काल में एक अफ्रीकी यात्री आता है। कुछ बातें इस अफ्रीकी यात्री है, अफ्रीकी यात्री ये मोरक्को शहर से आता है। अफ्रीकी यात्री शहर का नाम मोरक्को शहर है, और अफ्रीकी जो यात्री था उसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता ये आता है दिल्ली। दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका स्वागत किया। दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका स्वागत किया और इसे काजी का पद दिया था। दिल्ली सल्तनत में न्यायाधीश जो हुआ करता था, उस न्यायाधीश को कहा जाता था काजी। इब्न बतूता यहाँ रहकर भारत की घटनाओं का वर्णन करता है। मोहम्मद बिन के काल की जानकारी देता है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल की हमें जानकारी देता है अपनी पुस्तक रहला में। यानी रहला नामक पुस्तक है, वो लिखी गई थी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता के द्वारा, जो मोरक्को शहर से 1333 ईस्वी में भारत आया। वापिस ध्यान देना इसके बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एक अफ्रीकी यात्री जिसका नाम था इब्न बतूता, जो 1333 ईस्वी में मोरक्को शहर से दिल्ली आया था। दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका स्वागत किया था और काजी या न्यायाधीश का पद दिया था। यहां रहकर इब्न बतूता ने पुस्तक की रचना की थी, जिसमें तुगलक वंश की जानकारी मिलती है या मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी मिलती है। बाद में इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में राजा के राजदूत की हैसियत से चीन के राजा के पास भेज दिया। चीन के राजा के पास भेजा गया। तो ये जानकारी आपको ध्यान देनी है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जूना खां था। विरोधाभासों का मिश्रण, रक्त पिपासु यानी रक्त का प्यासा कहा जाता है इसे। बर्नी के अनुसार इसका जो कंप्लीट साम्राज्य था वो 23 भागों में बटा
बटा हुआ था, 23 प्रांतों में 23 राज्यों में बटा हुआ था। इसके काल में अफ्रीकी यात्री मोरक्को शहर से 1333 में आता है, जिसका नाम था इब्न बतूता। दिल्ली आता है, दिल्ली में इसका स्वागत होता है, इसे काजी या न्यायाधीश का पद दिया जाता है। यहाँ रहकर इसने रहला नामक पुस्तक की रचना की थी और 1342 ईस्वी में राजदूत के हैसियत से इसे चीन के राजा के पास से भेज दिया गया था। अब मैं बात करूं मोहम्मद तुगलक के द्वारा अपने काल में जो योजनाएं चलाई गई थी, बर्नी के अनुसार इसने 5 योजनाएं चलाई थी। इन 5 योजनाओं को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये योजनाएं एग्जाम में पूछी जाती है कि मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं के बारे में लिखिए कि कौन सी योजनाएं मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई। तो इतिहासकार बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 योजनाएं चलाई थी और पांचों की पांचों ही योजनाएं मोहम्मद बिन तुगलक की असफल रहती है। बात करूं कि वो 5 योजनाएं कौन सी थी जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई थी। पहली योजना, देवगिरी को राजधानी बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो दिल्ली सल्तनत के शासकों की राजधानी हुआ करती थी दिल्ली से ये राजधानी लेकर आ गया देवगिरी राजधानी लेकर आ गया और देवगिरी का नाम रखा दौलताबाद। ये पहली योजना थी, लेकिन कुछ समय बाद ही इसे दौलताबाद देवगिरी से राजधानी कहां लानी पड़ती है, दिल्ली लानी पड़ती है। इस प्रकार इसकी पहली जो योजना थी वो असफल होती है। दूसरी योजना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। सांकेतिक मुद्रा का मतलब है उस समय चांदी की कमी आ गई थी, उस समय चांदी की कमी आ गई तो चांदी के स्थान इसने तांबे के सिक्के चलाए थे। चांदी के स्थान पर इसने तांबे के सिक्के चलाए थे, लेकिन लोग घरों पर ही तांबे के सिक्के बनाने लग गए थे। ज्यादा से ज्यादा मार्केट में जाली सिक्के चलने लग गए थे। जाली सिक्के चलने के कारण इसकी जो दूसरी योजना थी वो भी असफल रहती है। तीसरी योजना की मैं बात करूं, खुरासन अभियान। कोई फारस के या खुरासन जो जगह है वहां पर राजा की मृत्यु हो जाती है, वहां उत्तराधिकार की समस्या थी, तो किसी मंगोल नेता के कहने पर मोहम्मद बिन तुगलक खुरासन अभियान पर एक सेना तैयार करता है और उस सेना में 5 लाख सैनिकों को एडवांस में ये पेमेंट दे देता है। लेकिन होता क्या है कि खुरासन की स्थिति ठीक हो जाती है, इस वजह से इस योजना को भी इसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ता है। इस प्रकार इसकी तीसरी जो योजना है वो भी असफल होती है। चौथी योजना इसने जो चलाई थी वो थी कराचिल अभियान। जिन सैनिकों को इसने नगद वेतन दे रखा था, पेमेंट एडवांस कर रखा था, उन्हें जीतने के लिए ये भेज देता है कराचिल। कराचिल जब सेना जाती है तो सेना कई स्थानों को फतेह करते करते तिब्बत तक पहुंच जाती है और तिब्बत में उसी समय भयंकर बर्फबारी होती है। बर्फबारी की वजह से वहां चूहों की मौत होती है और चूहों की मौत के कारण प्लेग फैल जाता है और कहा जाता है कि इसके 2 लाख सैनिकों की वहां पर मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार इसकी जो चौथी योजना है वो भी असफल रहती है। तो इसने पांचवी योजना चलाई थी दोआब कर में वर्दी। दोआब कर में वर्दी, दोआब कर का मतलब दोआब जो क्षेत्र होता है, 2 नदियों, जो भी 2 नदियां होती है, जैसे एक नदी है और यहां आकर वो किसी अन्य नदी में मिलती है, बीच का जो क्षेत्र है, 2 नदियों के बीच का जो संगम, बीच का जो क्षेत्र जो है वही दोआब
दोआब क्षेत्र कहलाता है, वो उपजाऊ भूमि होती है। इस उपजाऊ भूमि में मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की थी, और दोआब क्षेत्र में जो लोग कृषि कर रहे थे उन पर अत्यधिक बढ़ा दिया था कर, यानी दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि कर दी थी, और स्वयं ने भी उस क्षेत्र में कृषि की थी, लेकिन इसके किस्मत बहुत ज्यादा खराब थे। उसी साल अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने के कारण इसकी 5वीं योजना भी क्या हो जाती है, असफल होती है। जितनी भी 5 योजनाएं चलाई थी, पांचों की पांचों योजनाएं थी तो अच्छी, लेकिन किस्मत खराब होने के कारण पांचों योजनाएं असफल रहती है। इनके नाम पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, सीधा सा पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में लिखिए या मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के नाम लिखिए। तो पहली योजना है देवगिरी को राजधानी बनाया, दिल्ली से देवगिरी राजधानी लाया और उसका नाम रखा दौलताबाद। दूसरी योजना सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, यानी चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए जिनका मूल्य चांदी के बराबर रखा था, और इस कारण से तांबे के लोग घरों पर ही सिक्के बनाने लग गए थे, ज्यादा से ज्यादा जाली सिक्के। इसके अलावा खुरासन अभियान ध्यान रखना है, कराची अभियान ध्यान रखना है, और दोआब कर में इसने वृद्धि की थी। जब ये पांचों योजनाएं असफल होती है तो जनता पर अत्यधिक कर लगा दिए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। जनता पर जब अत्यधिक कर लगा दिए थे, इसीलिए तो इसे बोला जाता है रक्त का प्यासा। जनता को बहुत ज्यादा परेशान करने लग गया था, जनता से बहुत ज्यादा कर लेने लग गया था, इस वजह से जनता ने इसके खिलाफ कर दिया था विद्रोह। तो दोनों आपस में परेशान हो गए थे। जनता इसलिए इससे परेशान थी कि यह बहुत ज्यादा कर लेता था, यह जनता से इसलिए परेशान था कि जनता ने विद्रोह कर दिया। किसी विद्रोह को दबाते हुए 1351 ईस्वी में थट्टा जगह है हरियाणा की, उस थट्टा नामक स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बर्नी ने लिखा था, इतिहासकार बर्नी ने लिखा कि सुल्तान को जनता से और जनता को सुल्तान से आज मुक्ति मिल गई है, क्योंकि आपस में दोनों ही परेशान थे। जनता इनसे परेशान थी और ये जनता से परेशान था। इस प्रकार 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की हो जाती है मृत्यु। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, और दिल्ली सल्तनत का जो तुगलक वंश का तीसरा शासक बनता है वो बनता है फिरोज शाह तुगलक। पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, और तीसरा हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक। तीसरा शासक हो गया फिरोज शाह तुगलक। समय की मैं बात करूं 1351 से लेकर 1388 तक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसी थट्टा जगह पर राज्याभिषेक हो गया था फिरोज शाह तुगलक का। तो फिरोज शाह तुगलक था जो था मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई। इसके काल में बंगाल स्वतंत्र हो गया था। तो यहां का जो शासक था हाजी, उस पर 2 बार आक्रमण किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो था वो इस अभियान में असफल रहता है। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने जो जितने भी नौकरी करने वाले लोग थे इसके काल में, उनके पद को वंशानुगत किया था। जितने भी सरकारी नौकरी इस समय राजा के यहाँ जो नौकरी कर रहे थे उनके पद को वंशानुगत कर दिया। कोई इनके काल में कोई नौकरी कर रहा था तो उसकी मृत्यु के बाद उसी का पुत्र इसके पास नौकरी करने लग गया था, तो नौकरी के पद को वंशानुगत किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र का नाम था फतेह खां, इस फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था।
फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके इसके नाम के व अपने नाम के चलाए थे सिक्के। फिरोज शाह तुगलक जो 1351 में शासक बना था, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। बंगाल जब इसके काल में स्वतंत्र हुआ था तो इसने आक्रमण किया था, 2 बार आक्रमण किया था, लेकिन यह असफल रहता है। नौकरी जो इसके काल में नौकरी करते थे उनके पद को कर दिया था इन्होंने वंशानुगत, और अपने पुत्र फतेह खां को इसने उत्तराधिकारी घोषित किया था। अपने व अपने पुत्र के नाम के इसने चलाए थे सिक्के। इसके अलावा फिरोज शाह जो तुगलक था इसने सतलज नदी व यमुना नदी से नहरें निकाली थी। बाढ़ से जो इनके काल में जो सूखा वगैरह पड़ता था उनसे निपटने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने सतलज व यमुना नदी से नहरें निकाली थी। इसके अलावा कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने उस समय 300 नगरों की स्थापना की थी। 300 नगरों में मैं कुछ नगरों की बात करूं तो जैसे एक बड़ा शहर नगर जिसका नाम है हिसार, यह जगह वर्तमान में हरियाणा में है। जो हिसार है उसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोजा है, फिरोजाबाद है, जोनापुर है, जोनाबाद है, ऐसे कई नगरों की स्थापना है वो की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और अशोक जो शासक था, सम्राट अशोक, जिसे अभिलेखों का जनक कहा जाता है, अशोक ने कई अभिलेख कई शिलालेख बनवाए थे। अशोक के 2 शिलालेख थे, एक तो टोपरा व एक मेरठ। यहां जो स्तंभ लेख जो शिलालेख थे टोपरा व मेरठ में, इन स्थानों से इन अभिलेखों को फिरोज शाह तुगलक है वो दिल्ली लेकर आ जाता है, दिल्ली स्थापित, यानी टोपरा व मेरठ जो शिलालेख है उनको कहां स्थापित करवाता है फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली स्थापित करवाता है। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाता है और अपने काल में दिल्ली के समीप जो है इसने कई बाग भी लगवाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने कई बागों का निर्माण भी किया था। इसके अलावा कई समाज सेवा की थी इसने, यानी कई लोगों की मदद की थी और जो गुलाम थे उनमें इसने वर्दी की थी। इसके काल में कहा जाता है कि 1,80,000 गुलाम थे। गुलामों के लिए इसने एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवान ए बंदगान नामक। दीवान ए बंदगान नामक विभाग की जो स्थापना है वो की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। वापस ध्यान दो, फिरोज शाह तुगलक की मैं बात करूं तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। बंगाल पर इसने 2 बार आक्रमण किया था। अपने पुत्र फतेह खां को उत्तराधिकारी घोषित करके इसके नाम के व अपने नाम के सिक्के चलाए थे। सतलज व यमुना नदी से इसने नहरें निकाली थी। 300 नए नगरों की स्थापना की थी जिसमें हिसार है, फिरोजा है, जोनापुर है। अशोक के जो अभिलेख थे टोपरा व मेरठ नामक स्थान पर उनको दिल्ली में स्थापित करवाया था। कहीं दिल्ली के समीप बाग लगवाए थे इसने। 1,80,000 इसके पास गुलाम थे और गुलामों के लिए इसने एक विभाग बनवाया था जिसका नाम है दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना की थी। आगे मैं बात करूं फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक ने 24 प्रकार के करों को समाप्त किया था। फिरोज शाह तुगलक ने 24 प्रकार के कर समाप्त किए थे। मात्र 4 प्रकार के ये कर लेता था, 4 ही प्रकार के ये कर लेता था। 4 प्रकार के करों की मैं बात करूं तो एक कर तो लेता था जजिया कर, दूसरा कर था ज़कात कर, तीसरा कर था खिराज या खराज कर और चौथा कर था खम्स कर। ये 4 प्रकार के कर वसूलता था अपने काल में फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर, ज़कात कर, खराज कर और खम्स कर। बात करूं मैं जजिया कर की। जजिया कर उस समय गैर मुसलमानों पर लगता था।
गैर मुसलमानों पर ये यात्रा कर हुआ करता था। गैर मुसलमानों पर लगने वाला यात्रा कर जजिया कर, मुसलमानों पर लगने वाला यात्रा कर है वो कहलाता था जकात कर। बात करूं खराज कर की, ये भी गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। गैर मुसलमानों पर लगने वाला ये भू राजस्व कर, सिंचाई कर या भू राजस्व कर बोल सकते हैं इसे, सिंचाई कर या भू राजस्व कर वसूला जाता था। भूमि कर जो वसूला जाता था उस कर को कहा जाता था खराज। खम्स कर, खम्स हुआ करता था सैनिकों द्वारा लूटा गया माल, सैनिकों द्वारा लूट का माल, इस पर भी कर लेता था फिरोज शाह तुगलक। तो अपने काल में फिरोज शाह तुगलक ने 24 प्रकार के जो कर है वो किए थे माफ, मात्र 4 ही कर लेता था। एक तो जजिया कर, और संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक है जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था। ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर हुआ करता था गैर मुसलमानों पर लगने वाला यात्रा कर, यानी गैर मुसलमान जब भी यात्रा पर किसी मंदिर वगैरह किसी स्थान पर जाते थे उन्हें एक कर देना पड़ता था जिसका नाम था जजिया कर। जकात कर का मतलब है मुसलमानों पर लगने वाला यात्रा कर। खराज कर है गैर मुसलमानों पर लगने वाला सिंचाई कर। और खम्स है सैनिकों द्वारा लूट का जो माल हुआ करता था उसे बोला जाता था खम्स की राशि या खम्स कर। ये 4 प्रकार के कर लेता था फिरोज शाह तुगलक, और 24 प्रकार के कर है इसने समाप्त किए थे। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की हो जाती है मृत्यु। अब मैं बात करूं फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश का अंतिम शासक। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। यह था तुगलक वंश का अंतिम शासक। यह एक कमजोर शासक था, तो इसके काल में कई रियासतें वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देती है। तो नासिरुद्दीन महमूद जो तुगलक था इस पर जनता हंसती थी, जनता इस पर व्यंग्य कसती थी कि सुल्तान की जो सल्तनत है वो दिल्ली से पालम तक है, यानी दिल्ली के समीप ही जगह है पालम, कि दिल्ली से पालम तक इतना ही साम्राज्य है वो रह गया है। बिल्कुल साम्राज्य सीमित हो चुका है। और रही सही कसर इसके काल में एक मंगोल नेता ने कर दी थी। मंगोल नेता था तैमूर। तैमूर भारत आता है इसके काल में 1398 ईस्वी में। इसके काल में 1398 ईस्वी में तैमूर ने आक्रमण किया था और संपूर्ण दिल्ली को नष्ट कर दिया था और नाम मात्र का शासक छोड़ दिया था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक को, और अपना एक सेनापति छोड़ के चला गया था जिसका नाम था खिजर खां। इस प्रकार तुगलक वंश का अंत हो जाता है और खिजर खां ने रखी थी सैयद वंश की नींव। इस प्रकार हम 3 वंश पढ़ चुके हैं दिल्ली सल्तनत के। पहला वंश पढ़ा है हमने गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश और तीसरा तुगलक वंश। हम 3 वंश पढ़ चुके हैं और अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सैयद वंश। धन्यवाद।